नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं इग्नू एमएचडी कोर्स के पेपर कोड एमएचडी 15 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। हमारा एक इसमें उपन्यास आता है झूठा सच, जिसके लेखक है यशपाल। तो प्रथम हमें यहाँ पर देखना है कि विभाजन की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक है, कि जिस समय वहां पे विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान विभाजन हुआ, तो उसकी क्या पृष्ठभूमि थी और उसे लेकर किस प्रकार इस उपन्यास की रचना की गई है। चलिए, तो सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है 1947 में जो है यह योजना पास की। वह भारत आए और फिर उन्होंने भारत आने के बाद वायसराय के रूप में शपथ ली और 24 मार्च से अप्रैल के मध्य तक माउंटबेटन ने विभिन्न प्रांतों के गवर्नरों और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताओं से मिलकर वास्तविकता को समझने एवं उस पर कार्य करने का फैसला लिया कि पहले वास्तविकता को समझा जाए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के मिलकर इन्होंने बात की और वास्तविकता को समझने का प्रयास किया कि वास्तविकता समझ ली जाए तो उसके हिसाब से कार्य किया जाए कि भारत पाकिस्तान होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना चाहिए या फिर जो है एक ही भारत रहे और उसी पर उसे स्वतंत्र कर दिया जाए। तो इस पर विचार हुआ। तो इस पे क्या हुआ, देश का विभाजन और पाकिस्तान के रूप में एक नए इस्लामी राष्ट्र के निर्माण से कम जिन्ना किसी भी बात के लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ पर जब यह चर्चा हुई तो वहां पर जिन्ना तैयार नहीं थे कि जो है पाकिस्तान से कम कोई मांग उनकी थी ही नहीं। वो चाहते थे कि सिर्फ पाकिस्तान का निर्माण हो बस, और उससे कम पे वो जिद पे अड़ गए थे, मानने को तैयार ही नहीं थे। तो आगे क्या हुआ, गांधी जी के सरकार चलाने वाले प्रस्ताव पर उनकी प्रतिक्रिया थी, इसमें सिर्फ अधिकार है, जिम्मेदारी नहीं। वे कहते थे कि ये जो है, जो गांधी जी सरकार चलाने की बात कर रहे हैं इस तरीके की, इसमें सिर्फ अधिकार है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इसीलिए जिन्ना के ठंडे और काफी कुछ अप्रत्याशित स्वभाव की अपेक्षा माउंटबेटन नेहरू पर अधिक भरोसा करते थे। तो जो माउंटबेटन थे उनको नेहरू पर अधिक भरोसा था। आगे, माउंटबेटन दंपत्ति की दलीलों से नेहरू 21 अप्रैल को जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि मुस्लिम लीग अगर चाहे तो पाकिस्तान ले ले, अगर मुस्लिम लीग चाहती है तो पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाए। और राजेंद्र प्रसाद का क्या मानना था, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, उनका क्या मानना था कि बंटवारे का मतलब सिर्फ देश का ही नहीं, कुछ प्रांतों का भी विभाजन होगा, जो कि वास्तव में हुआ भी। पंजाब में लाहौर और बंगाल में कलकत्ता की स्थिति बहुत समय तक अनिश्चित बनी रही कि यह किधर जाएगा। ठीक है, कि पंजाब में लाहौर किधर जाएगा और बंगाल में जो है कलकत्ता किधर जाएगा, इस पर अनिश्चितता काफी समय तक बरकरार रही। बंगाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.एस. सुहावल्दी ने यह भी प्रस्ताव रखा, ठीक है, कि बंगाल अविभाजित और स्वतंत्र रह सकता है। उनका मत था कि बंगाल को अविभाजित और स्वतंत्र रखा जाए। जिन्ना कलकत्ता के बिना बंगाल की कल्पना करने को तैयार ही नहीं थे। जिन्ना इस बात पर तैयार बिल्कुल नहीं थे, बिना कलकत्ता के बांग्लादेश बनाया जाए। ठीक है, मीन्स वो पूर्वी पाकिस्तान। और इसी हालात में बाल्कन योजना का मसविदा तैयार किया गया, जिसे अंततः ब्रिटिश मंत्रिमंडल में स्वीकृति मिल गई। जिन्ना और नेहरू दोनों ही इससे संतुष्ट थे, लेकिन जिन्ना प्रांतों के विभाजन के विरोधी थे, जबकि नेहरू पंजाब और बंगाल के विभाजन पर जोर दे रहे थे। असहमति और उग्र विरोध की स्थिति में हताश माउंटबेटन को यह भी लगता था कि जो काम उन्हें सौंपा गया है शायद उसे संपन्न किए बिना ही उन्हें लौट जाना होगा, क्योंकि स्थितियां ऐसी बनी हुई थी कि जो है वहां पर कोई भी निर्णय लेना अत्यंत कठिन कार्य था। जिस दौर से माउंटबेटन गुजर रहे थे वहां पर यह बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, आगे फिर क्या होता है, आगे फिर क्या होता है, 4 जून 1947 को एक संवाददाता सम्मेलन में माउंटबेटन ने इस योजना के तहत देश के विभाजन की विधिवत घोषणा की। 1947 में 4 जून को इन्होंने घोषणा की कि भारत का विभाजन कर दिया जाएगा और भारत तथा पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र डोमिनियन यहाँ पर बनेंगे, ऐसी घोषणा की गई। इस सम्मेलन में संकेत दिया गया कि भारत और पाकिस्तान डोमिनियन की सत्ता होगी। ठीक है, और यह सत्ता 15 अगस्त को
परिवर्तित की जा सकती है, यानी कि सत्ता का हस्तांतरण किया जा सकता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया रही। और झूठा सच में इसे किस प्रकार उभारा गया है, तो झूठा सच में यशपाल ने विभाजन की अनिश्चितता से लाहौर के जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की विस्तृत चर्चा की है। जुलाई के पहले सप्ताह में यह लगने लगा था, 1947 की बात हो रही है, लाहौर पाकिस्तान में जा सकता है, लेकिन सुनिश्चित अभी कुछ नहीं था। लाहौर में 80% जायदाद हिंदुओं की थी। अन्य जगहों के मुकाबले यहाँ हिंदुओं के मुसलमानों में राह रस्म की एक बेहतर और समृद्ध परंपरा थी, मतलब सब मिलजुल कर रहते थे। ऐसा वर्णन यहाँ पर झूठा सच में हुआ है। उन्हें लगता था कि राजनीति की यह आंधी थोड़े बहुत समय की ही है, घर बार और अपनी जायदाद छोड़कर कौन जाएगा और क्यों जाएगा, ऐसा वहां के स्थानीय निवासियों का विचार था कि ये राजनीतिक आंधी चल रही है जो है सब कुछ दिनों में शांत हो जाएगी। यानी कि इसमें यह चीज उभारी गई जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य था, यानी जो समाज था वह नहीं चाहता था कि जो है विभाजन हो। जो लोग थे, जो आम लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो, किंतु राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इसका विभाजन करना पड़ा, क्योंकि जिन्ना एक अलग राष्ट्र की मांग से कम पर किसी चीज को लेकर तैयार ही नहीं थे। सिर्फ उनकी मांग थी कि सिर्फ पाकिस्तान चाहिए मुझे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ। और अब इन लोगों का मत था कि जो है कुछ दिन में आंधी शांत हो जाएगी, लेकिन जल्द ही सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। पूर्व से मुसलमानों और पश्चिम से हिंदुओं के जत्थे लाहौर आने लगते हैं। कपूरथला, जालंधर और दूसरे शहरों में मुसलमान तथा सियालकोट, सारगोधा, शेखपुरा आज के हिंदू बड़ी संख्या में दिन प्रतिदिन पहुंचने वाले इन जत्थों के कारण स्वयंसेवी संस्थाओं की व्यस्तता बढ़ने लगती है। ठीक है, तो वहां पे स्वयंसेवी संस्थाएं भी कार्यरत थी, उनकी भी व्यस्तता बढ़ने लगी जब वहां पे भीड़ बढ़ी। तो बड़े और पैसे वाले आदमी इस अनिश्चय और असुरक्षा की स्थिति में लाहौर छोड़कर बाहर जाने लगे थे। डॉक्टर प्राणनाथ की हवेली में आग लगा दिए जाने से उनका पूरा परिवार लखनऊ चला गया था और वह अपनी नौकरी के सबब से सिवाय होटल में रहने लगे। ठीक है, तो उनका काम था, तो वो जो है सिवाय होटल में रहते थे हवेली छोड़कर। डॉक्टर प्राणनाथ उपन्यास के अंदर के पात्र हैं। ठीक है, और बाकी उनका परिवार लखनऊ चला आया था। कनक का परिवार, अब देखिए डॉक्टर प्राणनाथ का परिवार कहाँ गया, लखनऊ गया, और कनक का परिवार नैनीताल चला गया। कनक का परिवार कहाँ चला गया, नैनीताल चला गया। इसके बाद कनक और उनके बहन बहनोई नैयर दंपत्ति, ठीक है, उस छूटे हुए अविभाजित पंजाब में कहीं नहीं लौट सके। ठीक है, तो वह जो है वहां चले आए नैनीताल, और वहां से वो कभी भी वापस उस जो अविभाजित पंजाब था वहां कभी नहीं जा सके, क्योंकि बाद में विभाजन हो जाता है और पाकिस्तान बन जाता है। तो इस प्रकार का घटनाक्रम वहां पे घटित होता है। विभाजन की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर उन्हें लंबा संघर्ष करना होता है, फिर भी उनकी लाहौर वाली संपन्न और सुनिश्चित स्थिति कभी नहीं लौट पाती। तो यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि जो संपन्न लोग थे वो किस प्रकार गरीबी के दंश में धंस जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे क्या होता है कि नैयर दंपत्ति के साथ नैनीताल में रहते हुए कनक का संपर्क बना हुआ था। कनक जो है नैनीताल रह रही थी और नैयर दंपत्ति से लगातार संपर्क में थी। उसने पुरी को सूचना दी थी कि किसी पार्लियामेंट के सचिव से उनकी बात हो चुकी है। स्वयं उसके और पुरी के लिए 200 रुपए की नौकरी की व्यवस्था लखनऊ में हो सकती है। मतलब कनक ने बात की थी कि जो है पुरी और कनक दोनों के लिए 200 रुपए की पे नौकरी लखनऊ में मिल जाएगी। इन्हीं दिनों तारा का विवाह होने के कारण पूरी तत्काल लाहौर छोड़ने की स्थिति में नहीं था। ठीक है, क्योंकि कनक का तुरंत विवाह हुआ, उसका क्या बोलते हैं, तारा का तुरंत विवाह हुआ था। ठीक है, मास्टर राम लुभाया जो कि इसके पिता है ने उससे कह रखा था कि 4 दिन बाद तारा का विवाह निपटाकर वे बेशक 1 या 2 अगस्त तक चले जाएंगे यहाँ से। मतलब अब राम लुभाया सोच रहे थे कि तारा का विवाह कर दें तभी अब घर छोड़ा जाए, क्योंकि ऐसी असमंजस की स्थिति में वहां से निकलना सही नहीं था। ठीक है, लाहौर छोड़ने से पहले सारी अफरा तफरी के बावजूद पुरी के मन में दूर दूर तक ऐसा कोई विचार नहीं था कि उनका यह लाहौर छोड़ना हमेशा के लिए है। बाद में उत्तर प्रदेश से लौटते हुए रेलों और शरणार्थी शिविरों में थर्रा देने वाले दृश्य से उसे जो और जैसे अनुभव होते हैं वे उसकी आस्था को झकझोर देने के लिए काफी थे। यहाँ पर वो कभी ऐसा नहीं सोचता था कि ये जो मैं लाहौर छोड़ रहा हूँ ये परमानेंट, मतलब हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। लेकिन जब वह घटनाक्रम देखता है, हिंसा देखता है, शरणार्थियों की स्थिति देखता है, तो उसे लगता है कि नहीं,
अब कभी वापस मैं वहां नहीं जा पाऊंगा जहां मेरा जन्म हुआ, जहां मैं रहता था। ठीक है, और आगे बढ़े तो हिंसा और सांप्रदायिक उन्माद की उग्र होती आंधी में अगला दिन लाहौर के लिए नए दुर्भाग्य की सूचना लेकर आता है। साहलमी में लगाई गई आग 3 दिन तक जलती रहती है। इसके बाद दूसरे शहर में जैसे आतंक छा जाता है। साहलमी की प्रतिक्रिया में शहर की बस्तियों में दंगे भड़कते हैं। कर्फ्यू और पुलिस की गश्त के बावजूद साहलमी दरवाजे पर हिंदू लड़के द्वारा मजिस्ट्रेट चीमा के पक्षपात से चिढ़कर उसे गोली मार देने की खबर आती है। तो इस प्रकार यहाँ उपन्यास में घटनाक्रम घटित होता है। ठीक है, ये सब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है। सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अफसर निसंकोच अपने अपने संप्रदाय का पक्षपात कर रहे हैं, जैसे समूची नौकरशाही हिंदू और मुसलमान हो गई है। यानी कि जो हिंदू अफसर हैं हिंदुओं का पक्ष ले रहे हैं, जो मुस्लिम अफसर हैं मुस्लिमों का पक्ष ले रहे हैं, ऐसा हो गया था। तो जिस अफसर पर गोली चलाई गई थी वह वही लड़के की गोलियों से छलनी करवा देता है। यानी कि वह उस लड़के को जिसने गोली चलाई थी उसको वही छलनी करवा देता है। लेकिन उसका गुस्सा इतने से शांत नहीं होता। रात को अपने सामने वह साहलमी के बाजार में हिंदुओं की दुकानों के किवाड़ तोड़वाकर मिट्टी का तेल छिड़कवाकर उसमें आग लगवा देता है। क्योंकि उस लड़के ने अफसर पर गोली चला दी थी, तो अफसर इससे गुस्सा कर उस लड़के को वहीं गोलियों से छलनी करा देता है और जितनी हिंदुओं की दुकानें थी वहां पर सब में आग लगवा देता है। और कोई भी आग बुझाने आता तो उसे गोली मरवा देता था, यह कहकर कि कर्फ्यू लगा, तुम लोग बाहर क्यों निकल रहे हो। और फिर अगले दिन क्या होता है, अगले दिन साहलमी दरवाजे में जो आग लगी थी उसे बुझाने के आरोप में पुरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन गिरफ्तार किए गए युवकों का मामला पुलिस कई दिन तक अदालत में पेश नहीं करती। उन्हें पुरानी अनारकली हवालात में रखा गया था। इन लोगों को सामान्य कानून सहूलियतों से वंचित रखकर उनके साथ अनुचित कड़ाई की गई, यानी कि अनुचित व्यवहार उनके साथ किया गया। तो इस प्रकार यहां पर होता है। आगे हवालात में बंद लोगों की सूची में पुरी का भी नाम अखबार में पढ़कर कनक का कलेजा धक से रह जाता है। ठीक है, आगे कनक क्योंकि उसकी प्रेमिका है तो उसको जो है वहां पे झटका लगता है। आगे अपने पिता से सच्ची बात छिपाकर अपनी सहेली के यहाँ जाने के बहाने वह पुरानी अनारकली की हवालात में पुरी से मिलती है और बाद में अपने बहनोई नैयर, ठीक है, के द्वारा उनकी जमानत की व्यवस्था करवाती है। कौन करवा रहा है? कनक अपने बहनोई नैयर से पुरी की जमानत की व्यवस्था करवाती है। इस वहशी उन्माद में हर संप्रदाय के नेताओं की भूमिका बेहद अमानवीय और संवेदनहीन थी। भोला पांडे की गली में, ठीक है, खुशाल सिंह और करतारों का जवान बेटा बीर सिंह एक रात घर नहीं लौटता। खुशाल सिंह है और करतारों का जवान बेटा है जिसका नाम है क्या? वीर सिंह। ये घर नहीं लौटते। पूरी रात पूरी गली सकते और शोक में डूब जाती है और बीर सिंह की हर संभव तलाश करने के बावजूद उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। तारा को विवाह का हल्दी तेल चढ़ चुकने के कारण उसके पिता उसे शोक में जाने से मना कर देते हैं, लेकिन फिर पूरी के समर्थन से उसे जाने की छूट मिल जाती है। फिर वह जाती है। पिछले कुछ समय में सिखों और मुसलमानों के आपसी संबंध लगातार बिगड़े हैं। इस उपन्यास में ऐसा विभाजन के दौरान ऐसी घटना घटती है, ठीक है। तो वहां पे उनके बीच का जो संबंध था वो बिगड़ जाता है और जो नेता थे वे भड़का रहे थे। भड़का कर वे लोग क्या कर रहे थे? वे लोग पीछे रह जा रहे थे, मर कट रहे थे आम लोग। किसी भी नेता के मरने की कोई खबर इस उपन्यास में नहीं आती, ठीक है। दौलू मामा जैसे लोग वहां पे मर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो दौलू मामा की मृत्यु पर पूरी लिखता भी है कि मामा, जब तुमसे खुदा तुम्हारे कातिल का नाम पूछेगा तो तुम्हारी उंगली किसकी तरफ उठेगी? अपने अखबार में लिख रहा है, ठीक है, निर्भीकता का परिचय देते हुए। क्या खुदा नहीं जानता कि तुम्हारे कत्ल के लिए उत्तेजना दिलाने की जिम्मेदारी उन नेताओं पर है जो तुम्हारे जैसे इंसानों को शासन के सिंहासन पर पहुंच सकने का जीना बनाने के लिए जनता का ईंट गाड़े की तरह प्रयोग करना चाहते हैं? क्या हमारे सर्वसाधारण स्वार्थ में अंधे और क्रूर लोगों के स्वप्नों के महलों में पहुंचने के जीने बनते रहेंगे? यानी क्या हम लोग सिर्फ जीने बनते रहेंगे इन लोग सफलता के? तो इस प्रकार वहां पे वह लिखता है। और